चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं दिख रहा हूं आपको? नोट्स दिख रहे हैं पीछे आपको? तीनों चीजें क्लियर हैं क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? रावत ने लिख दिया ओके। चलो, सब कुछ क्लियर है। सबकी पढ़ाई कैसी क्या चल रही है भाई? सब लोग बताएं एक बार। पढ़ाई वगैरह सबकी अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है, बढ़िया। चलो ठीक है भाई। चलो मैं पर्सनल फिर सबको अपना एक बार सिलेबस हो जाए फिर सबसे पर्सनली मैं बात किया करूंगा। ठीक है, तो अभी अपन पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 8-10 टॉपिक और बचे हैं, वो और करते हैं। पैरासाइटोलॉजी अपनी चल रही थी, थोड़ा सा गैप हो गया अपनी क्लास का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपन ने बीच में थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास की भी थी, एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस की थी। पैरासाइटोलॉजी का पीडीएफ डल गया है पहले से ही नीलिमा। पैरासाइटोलॉजी के सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप ऐप पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएंगे ना। 70 तक के टॉपिक, 65 अपनी आज की क्लास का है, लेकिन 70 तक के टॉपिक ऑलरेडी डल चुके हैं। 5 टॉपिक की पीडीएफ और डलने वाली है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से डल जाए। ठीक है, चलो पैरासाइटोलॉजी अपने चल रहा था, तो पैरासाइटोलॉजी में हमारा कुछ टॉपिक हो चुके थे, 3-4 टॉपिक ब्लड के पैरासाइटिक हो चुके थे, है ना। ब्लड के पैरासाइट वगैरह हो चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू, सीएसएफ और यूरिन के पैरासाइट। ब्लड के पैरासाइट को छोड़कर बाकी के जो पैरासाइट हैं, ब्लड और स्टूल के पैरासाइट ज्यादा हैं, तो उनकी क्लासेस भी ज्यादा लंबी चलती है भाई, उनके टॉप पैरासाइट ज्यादा हैं। लेकिन टिश्यू सीएसएफ में एक एक दो दो पैरासाइट हैं, वो अपन एक ही क्लास में आज डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू की नहीं डली है तो वो देख लूंगा मैं, ओवरव्यू की पीडीएफ डली होगी जहां तक है, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। चलो तो बाकी सब बातें, मेमोरी वगैरह की बातें अपन फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है भाई, जो जो कुछ भी इशू आ रहा था इस तरह का मेमोरी वगैरह का, तो आप लोग कॉल कर लिया करो मेरी टीम को, है ना। ज्यादा लगता है तो मैं भी बात कर लिया करता हूँ बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है। ठीक है, चलो अभी अभी फिलहाल अपन आज की क्लास देखते हैं। तो टिश्यू, सीएसएफ और यूरिन के पैरासाइट जो जो है वो अपन देखते हुए चलते हैं। पहला अपना पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है, इसे अपन टिश्यू में डिटेक्ट करते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे पहले अपन क्लिनिकल डिसीज पे बात करेंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी। और वैसे तो देखें तो ज्यादातर जो टॉक्सोप्लाज्मा होते हैं उनसे अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनसे सिम्टम्स होते ही नहीं है मोस्टली। अगर इम्यूनिटी अच्छी है किसी भी पर्सन की, तो उससे अगर इन्फेक्शन होता भी है टॉक्सोप्लाज्मा से, तो कई बार सिम्टम्स आते ही नहीं है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो उनको कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मिस प्लाज्मोसिस क्या होता है भाई? एक तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब डिलीवरी होती है तो मदर को, अगर मान लो, देखो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्शन होता भी है तो सिम्टोमेटिक नहीं होता, सिम्टम्स उसमें नहीं आते। लेकिन कोई मदर जब प्रेग्नेंट है और जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी होती है उसकी, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस उसको ज्यादा हैं। अगर मदर को इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बच्चे में पहुंच सकता है। जब भी इस तरह से मदर के थ्रू बच्चों में कोई डिसीज पहुंचती है तो उसे अपन कॉन्जेनाइटल कहते हैं, है ना। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है कि मदर के थ्रू जब बेबी में कोई डिसीज ट्रांसफर हो तो वो हमारी कॉन्जेनाइटल कहलाती है। तो कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो कॉन्जेनाइटल ही मिलते हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबी में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों में आती है वो होती है क्रॉनी रेटिनाइसिस, मतलब जो उनका रेटिना है, रेटिना में इन्फेक्शन होता है तो उनको थोड़ी बहुत देखने में प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पर इमेज देखो, रेटिना में यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे अपन कोरियो रेटिनाइटिस उसको डिसीज बोलते हैं। और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की 3 फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म में एक होती है ऊसिस्ट, दूसरी टेकिजॉइड और तीसरी होती है ब्रेडिजॉइड। 3 फॉर्म प्रेजेंट होती हैं और ये जो तीनों ही फॉर्म होती हैं ये हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे ऊसिस्ट हमारी बॉडी में एंटर करे, चाहे टेकिजॉइड करे या ब्रेडिजॉइड करे, तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म एंटर करे वो हमें इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। बेबी के लिए भी कोई सी भी फॉर्म अगर इन्फेक्टेड होगी, कोई सी भी फॉर्म अगर एंटर करती है तो वो इन्फेक्टिव फॉर्म में होती है।
आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल पे चलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आते नहीं है। मेन बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें 3 फॉर्म होती हैं। इसका जो इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली, पहले अपन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, इसको थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसकी ग्राफ को समझते हुए चलेंगे। इसका जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली बिल्लियों से होता है, बिल्लियों के फीसिस के थ्रू ये कंटामिनेटेड। अगर बिल्लियों के फीसिस, कैट के फीसिस के से अगर कंटामिनेटेड फूड से अगर हम खाने पीने में आ गया, तो उसके द्वारा हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसमें खासतौर पर ऊसिस्ट, ऊसिस्ट क्या होते हैं, ये जो पैरासाइट होता है ये जब सिस्ट बनाता है, सिस्ट मतलब जिस तरह से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आसपास के एटमॉस्फेयर से बचने के लिए कैप्सूल बनाते हैं। इसी तरह से जो पैरासाइट होते हैं वो पैरासाइट अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बचने के लिए ऊसिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊसिस्ट होते हैं इनसे अगर कंटामिनेटेड है हमारा फूड, अगर कंटामिनेटेड हो गया तो वो हमें इन्फेक्टेड कर सकता है। ये जो ऊसिस्ट होते हैं जब ये रप्चर होंगे तो उनसे स्पोरोजोइट बाहर निकलते हैं, है ना। स्पोरोजोइट जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टिनल एपिथेलियम को इन्वेट करते हैं, मतलब जब हम खाते पीते हैं, है ना। इन्फेक्शन कैसे हुआ, जब हमने कुछ कंटामिनेटेड फूड खा लिया, तो कंटामिनेटेड फूड हमारे जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां से इंटेस्टाइन में ये जो ऊसिस्ट होते हैं ये रप्चर होंगे। एक तरह से अपन इनको अंडा मान सकते हैं। तो ये अंडों से फिर स्पोरोजोइट निकलेंगे और स्पोरोजोइट जो होते हैं वो आगे चल के फिर ट्रोफोजोइट बना लेते हैं। और ये जो ट्रोफोइड है इन्हीं को ही हम टेकीजोइड बोलते हैं। जिस तरह से हमने मलेरिया पैरासाइट में पढ़ा, मलेरिया पैरासाइट में भी आगे जो स्टेज थी वो हमारी ट्रोफोजोइड बन जाते थे। इसी तरह से स्पोरोजोइड क्या हो गए, चूजे हो गए, और चूजे से जब मुर्गियां बनी तो उनको अपन ने ट्रोफोजोइड बोल दिया। तो अपन ये कह सकते हैं स्पोरोजोइड बाहर निकले थे ऊसिस्ट से, और स्पोरोजोइड जब आगे थोड़े मैच्योर होते हैं तो वो ट्रोफोजोइड बना लेते हैं। ये जो ट्रोफोजोइड होते हैं इन्हीं को ही अपन टेकीजोइड कहते हैं। ये टेकीजोइड जब एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो एक्टिव फॉर्म में ये हमारे दूसरे जो ऑर्गन है जैसे लीवर है, टिश्यू है, उनमें ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई होकर फिर और थोड़े मॉइस्चर होते हैं। जब ये क्रोनिक फेस में बढ़ते हैं तो क्रोनिक फेस में ये जो पैरासाइट होता है जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें हम ब्रेडीजोइड कहते हैं, है ना। तो हमारी स्टेज कौन कौन सी आ रही है भाई, ऊसिस्ट से स्पोरोजोइड बना, स्पोरोजोइड से टेकीजोइड बने, और टेकीजोइड आगे चलकर ब्रेडीजोइड बना रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह से अपन ने मलेरिया पैरासाइट में पढ़ा, मलेरिया पैरासाइट में लीवर के अंदर मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो छुपकर बैठ जाता है ना। उसी तरह से ये जो पैरासाइट होता है ये भी रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है, और रेस्टिंग स्टेज में ये हमारे लीवर में जाकर छुपकर बैठ सकता है। तो ये जो रेस्टिंग स्टेज होती है इसे अपन स्यूडोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको इमेज के थ्रू भी अपन सारे का सारा ये जो कहानी है उसको अपन समझते हुए चलते हैं। लाइफ साइकिल में बेसिकली बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसकी, है ना। सिर्फ आपको जो स्टेप आ रही हैं, जो स्टेज आ रही हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो अपन को जो इन्फेक्शन होगा वो हमें किससे होगा, ऊसिस्ट से होगा, है ना। एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंटल के थ्रू यहाँ से ऊसिस्ट जो है बिल्लियों के फीसिस में ये ऊसिस्ट पहुंचते हैं, और ऊसिस्ट से अगर हमारे खाने पीने पहुंचते हैं तो स्पोरोजोइड बनता है ना। तो आपको बेसिकली प्रोसेस याद रखना है कि ऊसिस्ट से हमारे स्पोरोजोइड बने, स्पोरोजोइड आगे चल के टेकीजोइड बना लेते हैं, टेकीजोइड और डेवलप होंगे और मैच्योर होंगे तो ये मैच्योर होकर ब्रेडीजोइड बना लेते हैं। ठीक है, ब्रेडीजोइड जो होते हैं वो फिर और अपने मीरोजोइड रिलीज करते हैं। बहुत ज्यादा नाम में अंतर होता नहीं है पैरासाइट का, जैसे अपन ने मलेरिया पैरासाइट में मीरोजोइट वगैरह पढ़े थे। ठीक है, ब्रेडीजोइट जो होते हैं वो मीरोजोइट बनाते हैं, मीरोजोइट आगे जाकर गेमीट बनाएंगे, तो गेमीट में माइक्रोगेमीट और मैक्रोगेमीट दोनों ही बनते हैं, और ये फिर आगे जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से आगे जाके सिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो भी ह्यूमन के अंदर ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको देखना क्या है कि स्टेज कौन कौन सी आ रही है, स्टेप कौन कौन सी आ रही है। उस से हमारा स्पोरोजोइड बना, स्पोरोजोइड से टेकीजोइड, टेकीजोइड से ब्रेडीजोइड, ब्रेडीजोइड से फिर मीरोजोइड, मीरोजोइड से गैमीट बनते हैं, और गैमीट आगे चलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, पैरासाइट में अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मलेरिया पैरासाइट है,
उसके बाद ये जो पैरासाइट है, इनमें बहुत कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभार जो बनते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा डीप कभी इनसे क्वेश्चन नहीं आते। मार्फोलॉजी पे चलते हैं अपन। इसकी मार्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए एग्जाम में मार्फोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मार्फोलॉजी में इसका जो ट्रोफोजॉइट होता है, ये 3 × 6 माइक्रो एम के बराबर होता है। इसका जो साइज होगा वो 3 × 6 माइक्रो एम के बराबर होता है, माइक्रोमीटर के बराबर होगा। और ये जो होते हैं वो कॉमा शेप के होते हैं। कॉमा शेप के हमारे बैक्टीरिया भी हैं, विब्रियो क्लोराई जो होते हैं वो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। उसी तरह से ये जो पैरासाइट है, ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। और इसका एक खास बात है कि इसका एक छोर जो होता है वो दूसरी की तुलना में बिल्कुल गोल होता है। आप इसको देखेंगे तो इसमें एक छोर जो होगा वो नुकीला होगा, जबकि दूसरा छोर जो होगा वो गोल होगा। मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पर इमेज में आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। यही वाली इमेज को जरा ध्यान से देखो आप, तो इसमें आपको पैरासाइट जो दिख रहे हैं, जो ट्रोफोजोइट दिख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके ट्रोफोजोइट कुछ इस तरह से होते हैं। 3 से लेकर 6 माइक्रोमीटर के होते हैं। 3-6 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, इनकी चौड़ाई जो है वो 3 माइक्रोमीटर की है और लंबाई जो है वो 6 माइक्रोमीटर की है। कॉमा शेप के हैं। एक छोर जो है वो नुकीला होता है, एक छोर जो होता है वो गोल होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसके ब्रॉड एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, मतलब जहां की तरफ ये थोड़ा चौड़ा है उस तरफ इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब अपन इसके डायग्नोसिस करेंगे तो जब स्लाइड देखेंगे अपन, तो स्लाइड में बेसिकली अपन को टिश्यू का सैंपल लेना होता है। तो टिश्यू का सैंपल अपन लेंगे जहां पर भी अपन को लगेगा। बायोप्सी अपन लेते हैं, तो बायोप्सी से बेसिकली अपना मेन सैंपल माना जाता है, लेकिन अपन ब्लड का सैंपल भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। ब्लड का सैंपल इसका ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, टिश्यू का सैंपल ज्यादा अच्छा माना जाता है। ब्लड के सैंपल में भी ये ट्रैकियोइड जो है वो हमको जहां पर एक्टिव लेशन बना रहा है वहां पर हमको दिख सकते हैं। और दिखेंगे तो किस तरह से, इसी तरह से हमारे कॉमा शेप के दिखेंगे, जो 6 माइक्रोमीटर लंबे और 3 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। ठीक है, बायोप्सी में ब्रेडी जॉइंट और सिस्ट दोनों इसमें हमारे बायोप्सी में दिख सकते हैं। ब्लड के सैंपल में हमें सिर्फ ट्रैकियोइड ही मिलेगा, लेकिन बायोप्सी के सैंपल में ब्रेडी जॉइंट भी मिल सकता है, सिस्ट भी मिल सकते हैं। ये हमें क्रॉनिक या फिर पुराने इन्फेक्शन में हमको मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है भाई, ब्लड के स्मेयर में ये जो पैरासाइट होता है वो तभी दिखेगा जब वो एक्टिव फॉर्म में होगा। अगर एक्टिव फॉर्म में है पैरासाइट तो वो उनके ट्रोफोजॉइट हमको दिख सकते हैं। ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो एक्टिवली मोटाइल पैरासाइट होते हैं। तो ट्रोकोजॉइट टेकिजॉइट जो होते हैं वो हमको ब्लड स्मेयर में दिख सकते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो फिर बायोप्सी के स्मेयर में हमको ब्रेडीजॉइट, सिस्ट वगैरह दिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पैरासाइट है इकिनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इकिनोकोकस ग्रेन्युलोसस जो होता है वो हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करता है। हाइड्रेटेड डिसीज का मतलब क्या होता है, ये अपन ने इससे पहले की क्लासों में भी पढ़ा है। कुछ इस तरह से सिस्ट बनते हैं, ये सिस्ट बनते हैं जो वो हाइड्रेटेड का नाम है, पानी से भरे हुए सिस्ट है ना, पानी से भरे हुए सिस्ट टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेट होस्ट होता है वो डॉग होता है, जबकि हम लोग जो होते हैं वो इसके लिए इंटरमीडिएट होंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी सेक्सुअल साइकिल जो चलेगी वो डॉग के अंदर चलेगी। इससे पहले जब अपन ने टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ा तो टॉक्सोप्लाज्मा के लिए डिफिनाइट जो होस्ट है वो अपन है। ठीक है, और इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है वो एग होते हैं, इनके एग जो होते हैं वो इन्फेक्टिव फॉर्म में होते हैं। लैब में डायग्नोसिस करने के लिए अपन हाइड्रेटेड फ्लूइड को निकालते हैं। मैंने कहा भाई हाइड्रेटेड सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट मतलब कुछ इस तरह से सिस्ट बनाएंगे कि हमको ऐसा लगेगा कि एक बलून भरा हुआ है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो जो बलून अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा, उस बलून का फ्लूइड अपन निकालते हैं और उसी से ही स्लाइड बनाकर उसकी माइक्रोस्कोपी करके अपन पैरासाइट को देखते हैं। तो पैरासाइट अगर दिखता है तो टेस्ट पॉजिटिव है ना। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू अपन को नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपना। इकिनोकोकस बहुत ही ज्यादा रेयर पैरासाइट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है ये। अगला अपना पैरासाइट है एसेंथोमीबा। एसेंथोमीबा जो होता है पैरासाइट, ये मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है और आई का इन्फेक्शन, आई का जो इन्फेक्शन होता है इसको अपन अमेबिक केरेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई का, आंखों का इन्फेक्शन कॉज करता है एसेंथोमीबा। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये बेसिकली
कॉन्टेक्ट लेंस के थ्रू ज्यादातर इसका इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। कॉन्टेक्ट लेंस क्या होते हैं, खासतौर पर जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस वगैरह रहते हैं, एक्टर वगैरह रहते हैं, वो अपनी आंखों के ऊपर वो छोटा सा गोल लगाते हैं, उसे अपन कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट लेंस के थ्रू हो सकता है एसेंथोमीबा। तो ये भी फिर बहुत ज्यादा रेयर हो गए, दोनों जो पैरासाइट होते हैं वो रेयर ही दिखते हैं। और एसेंथो अमीबा है, मतलब नाम में अमीबा छुपा हुआ है, मतलब ये जो पैरासाइट है वो अमीबा होता है। तो सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं। सीएसएफ का सैंपल में ये हमको ये जो अमीबा होता है वो अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसका अमीबा और सिस्ट दोनों हमको सीएसएफ के सैंपल में दिख सकते हैं। ठीक है, रावत ने लिखा है कि फैकल्टेटिव होता है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मार्फोलॉजी इसकी कैसी होगी? मार्फोलॉजी में एसेंथो अमीबा जो होता है इसका ट्रोफोजोइट लगभग 30 माइक्रोमीटर का होता है, 30 माइक्रोमीटर का लंबा होगा। अमीबा होता है मतलब इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। अमीबा जितने भी होते हैं उनमें एक फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इसमें स्पाइन लाइक स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्पाइन लाइक स्यूडोपोडिया मतलब ये जब चलता है तो पैर टाइप के बनाता है ना। अपना जब अपन ने बैक्टीरिया में अमीबा पढ़े थे तो बैक्टीरिया के जो अमीबा थे वो कैसे थे, अपनी पूरी बॉडी को आगे फैलाते थे फिर बढ़ते थे ना। लेकिन ये जो एसेंथो अमीबा है जब ये चलता है तो ये कुछ पैर टाइप की बनाता है संरचना आगे बढ़ने के लिए, तो इनको अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पैर लाइक की जो संरचना बनाता है इसे अपन स्यूडोपोडिया कहेंगे। लेकिन इसकी जो मोटिलिटी होती है ये बहुत स्लो होती है। अमीबा जितने भी होंगे वो बहुत ज्यादा स्लो मोटिलिटी शो करती है। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे पैरासाइट हो, दोनों जो होते हैं वो स्लो मोटिलिटी में चलते हैं। ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा था मैं, दूसरे जो अमीबा है वो भी। ठीक है, सिस्ट में इसका जो सिस्ट होता है वो डबल न्यूक्लियस का बना होता है, दो दो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर ये वाली इमेज देख रहे हो, ये सिस्ट की इमेज देख रहे हो ना, ये जो है वो ट्रोफोजॉइट है और ये जो आप देख रहे हो ये सिस्ट है ना। तो सिस्ट में दो दो न्यूक्लियस हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक जो होता है वो सेंट्रल होता है। ठीक है, सेंट्रल वाले में जो होता है वो एक लार्ज क्रोमोसोम कैरियोसोम प्रेजेंट होता है। कैरियोसोम हालांकि बहुत ज्यादा ध्यान से ही देखने पे अपन को समझ में आएगा। कैरियोसोम क्या है, अपन ने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अलावा जब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो हमारा कैरियोसोम कहलाता है। तो इसमें बीच वाला जो न्यूक्लियस है वहां पर एक लार्ज कैरियोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे बढ़े अपने अगले पैरासाइट पर। अगला पैरासाइट है अपना ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस। ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस ये जो पैरासाइट होता है ये फीमेल में बल्वो बेजाइनिटिस कॉज करता है। फीमेल जो पेशेंट होते हैं उनमें बल्वो बेजाइनिटिस मतलब बेजाइनल में इन्फेक्शन कॉज करेगा। बेजाइनल की जो म्यूकसा होगी वहां पर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस कॉज करता है, मतलब बेजाइना के पास वाली जो स्किन होगी वहां पर स्ट्रॉबेरी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रॉबेरी टाइप की अपीयरेंस बन जाती है। इसको अपन वल्वो बेजाइनिटिस कहते हैं। ठीक है, मेल में भी इन्फेक्शन करता है ये, और मेल में खासतौर पर ये आमतौर पर एसिम्प्टोमेटिक होता है। ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस का बेसिकली ज्यादातर जो इन्फेक्शन होता है ये फीमेल में देखने को मिलता है। मेल को ये इन्फेक्शन कॉज तो करता है लेकिन बहुत कम करता है, रेयरली करता है। लेकिन जिनको करेगा उनमें मेल में यूरेथ्राइटिस कॉज करता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक, मार्फोलॉजी की बात करते हैं। मार्फोलॉजी में ये जो पैरासाइट होता है ये केवल ट्रोफोजोइट के ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका सिस्ट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ट्राइकोमोनास बेजाइनिलिस एक ऐसा पैरासाइट है जिसमें सिर्फ ट्रोफोजोइट ही प्रेजेंट होता है, इसका सिस्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो ट्रोफोजोइट होता है ये नाशपाती के आकार का, पियर शेप का मतलब है ना, पियर शेप का या फिर अंडाकार हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है। साइज जो होगा वो 10 to 15 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। ये वाली इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज को आप ध्यान से देखो तो आपको कैसा दिख रहा है, आपको एक पियर शेप में दिख रहा है ना, जिस तरह से हमारा ब्लेडर होते हैं, है ना। तो पियर शेप का ये होता है या थोड़ा बहुत अंडाकार भी हो सकता है, और इसका जो साइज होगा वो 10 से लेकर 15 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसमें एक बड़ी खास बात है, इसकी मार्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
ट्राइकोमोनास बेजाइलिस। और आज के जो अपन पैरासाइट पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरासाइट यही है, ट्राइकोमोनास बेजाइलिस। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें एक बीच में एक रीढ़ की हड्डी टाइप की संरचना पाई जाती है, इसे अपन एक्सो स्टाइल कहते हैं। एक्सो स्टाइल ये जो होती है ये बहुत प्रोमिनेंट होती है, मतलब प्रोमिनेंट मतलब उठी हुई होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर एंड से बियॉन्ड एक्सटेंड होती है। इसका मतलब क्या है, पीछे के भाग से ये आगे की तरफ निकली हुई होती है। आप कुछ इस तरह से देख रहे हो। तो इसका जो एक्सो स्टाइल होता है ये बीच में प्रोमिनेंट होता है, लेकिन प्रोमिनेंट के अलावा ये आगे की तरफ थोड़ा और निकला हुआ होता है। और इसमें 3 से लेकर 5 तक के एंटीरियर फ्लेजला प्रेजेंट होती है। आप ध्यान देना, आप इसकी इमेज जो देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये फ्लेजला नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्सो स्टाइल है। ठीक है, इसके जो फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो 3 से लेकर 5 तक के एंटीरियर फ्लेजला प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक बड़ी खास बात है इसकी, इसकी जो मोटिलिटी होगी वो जर्की मोटिलिटी होगी। अब जर्की का मतलब क्या है, ये काफी तेज स्पीड में जाता है, लेकिन तेज स्पीड में ये बिल्कुल सीधे ना जाकर बहुत, जिस तरह से हमारे सांप होते हैं इधर से उधर उधर से इधर होते हुए भगते हैं, है ना, तो टेढ़े मेढ़े भगते हैं। ये जो होते हैं बहुत तेज चलते हैं और बहुत टेढ़े मेढ़े भगेंगे। इस तरह की जो मोटिलिटी होती है उसे अपन जर्की मोटिलिटी कहते हैं। तो इसमें 3 से लेकर 5 तक के फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो मोटिलिटी होती है वो जर्की मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मार्फोलॉजी इंपोर्टेंट है इसकी, और इसकी जो मोटिलिटी है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जर्की मोटिलिटी ये शो करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लैब में डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन, तो लैब में डायग्नोसिस करने के लिए अपन यूरिन का सैंपल लेते हैं, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन ये क्या कर रहा है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन कर रहा है। चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो अपन सैंपल लेंगे तो यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो यूरिन की माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तो अपन को स्टेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यूरिन जिस तरह से अपन यूरिन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसी तरह से यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें ये जो पैरासाइट होता है ये हमको जर्की मोटिलिटी का ट्रोफोजाइट अपन को यूरिन के पैरासाइट में देखने, यूरिन की स्लाइड में देखने को मिलेगा। जिस जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड है उसमें ये जो ट्रोफोजाइट होता है ये बहुत तेज गति से तिरछे आड़ा तिरछे चलते हुए बहुत तेज गति से आपको चलता हुआ दिखेगा। तो इसकी बेसिकली आपको इमेज तो बहुत क्लियर दिख ही नहीं पाएगा, आपको बहुत इसकी मोटिलिटी से समझ में आ जाता है कि ये जो पैरासाइट है ये कौन सा है, हमारा ट्राइकोमोनास बेजाइलिस। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए बेसिक स्पेसिफिक टेस्ट भी किया जाता है, बिफ टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट है इसके लिए बिफ टेस्ट। इसमें क्या होता है, बेजाइनल डिस्चार्ज में अपन 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब अपन एक ड्रॉप डालते हैं तो एक ड्रॉप डालने से अमीन एमीन का प्रोडक्शन होता है। एमीन के प्रोडक्शन के कारण उसमें फिश के जैसी, मछलियों के जैसे उसमें स्मेल आती है। अगर ये स्मेल आ रही है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट को ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है। कोई भी फीमेल पेशेंट है अगर उसके बेजनल डिस्चार्ज को लें और उसमें 10% क्यूएच की अगर एक ड्रॉप अपन ऐड कर दें, और 10% क्यूएच की ऐड करने से अगर अमीन का प्रोडक्शन हो और उसकी वजह से उसकी जो स्मेल हो वो फिश के टाइप की हो, मछलियों की तरह ऑर्डर हो, तो हम कहते हैं कि उसका ट्राइकोमोनास का जो टेस्ट हमने किया है बिफ टेस्ट ये पॉजिटिव है। ये हमें इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है। ठीक है भाई, चलो तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक ना, छोटे टॉपिक लिया था मैं आज, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गया था, अपने गांव गया था, तो अभी जस्ट आया हूँ आज अभी इवनिंग में। तो अभी अभी अपन क्लास इतनी ही रहने देते हैं, कल अपन इसके आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो अपन 2-2 क्लास कर रहे हैं, तो कल से आपकी 5 बजे भी क्लास होगी, 7 बजे भी क्लास होगी, है ना। फिलहाल आज थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल कम है तो आज अपन पॉसिबल नहीं कर पाएंगे आज की 7 बजे की क्लास। चलो, अन्नपूर्ण ने लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, अगर उसका स्क्रीनशॉट की परमिशन नहीं है अन्नपूर्णा, ठीक है। इन स्क्रीनशॉट की जरूरत क्या है, आपको नोट्स मिल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है ये बताओ आप, है ना। आपको तो ऑलरेडी नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ के नोट्स। जैसे जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम नोट्स आपको पीडीएफ अपलोड कराई जा रही हैं, तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत क्या है। अब स्क्रीनशॉट देने से कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो उसका गलत उपयोग करते हैं, है ना। अब भले अब जितने स्टूडेंट है उसमें कोई एक स्टूडेंट ऐसा हुआ जो गलत यूज कर रहा हो, तो वो
ठीक नहीं है ना, बाकी के स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, बाकी लोगों का लॉस हो जाता है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगर वीडियो वगैरह कहीं और भेजे तो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा बिल्कुल। चलो कुमार बढ़िया बढ़िया हूं मैं, संजय बढ़िया हूं। तबीयत मेरी ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर गया था, राशन गया हुआ था, तो अभी आज ही लौटा हूँ, है ना। तो आज थोड़ी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा थका हुआ हूँ मैं, है ना। तो आज अपन इतनी क्लास लेने देते हैं, बाकी तबीयत तो ठीक है। लेकिन अपन कल से 5 बजे भी और 7 बजे भी 2 क्लास रखा करेंगे। आज अपनी 7 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, कल अपन पैरासाइटोलॉजी अपना कल कवर कर लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा अपने पास प्रेशर नहीं है अभी। कलर में देखने के लिए कलरफुल नोट्स ही प्रोवाइड करा रहे हैं अन्नपूर्णा तुम्हें। कलरफुल नोट्स है ना, वहां वहां पर आप नोट्स जब डाउनलोड करोगे तो नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी की ओवरव्यू की क्लास अपलोड नहीं है, चलो मैं एक बार देख लूंगा। ठीक ठीक है, दिया, मैं एक बार देख लूंगा। नोट्स और क्लास दोनों देख लूंगा एक बार, है ना। ओवरव्यू की क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया तो वो एक बार मैं चेक कर लूंगा। एक्चुअली क्या, मैं अभी सागर में था नहीं आज, है ना। मैं आज ही लौटा हूँ, तो टेस्ट वगैरह मेरी टीम बनाती, तो हो सकता है उन्होंने टीम ने बाय मिस्टेक अभी रिजल्ट शो नहीं किया हो। तो एक बार मैं चेक करके रिजल्ट आपका अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद ही आप देख लेना, मेरी क्लास खत्म होगी तो मैं टेस्ट आपका अभी कितना 5:30 बज रहा है, 6 बजे का टेस्ट रिजल्ट आपका कर दूंगा। ठीक है, चलो ओवरव्यू की पीडीएफ और क्लास दोनों में देख लूंगा। मेरे ख्याल से ओवरव्यू की पीडीएफ तो अपलोड है, एक बार आप देखना। मैंने हो सकता है उसको ऊपर खिसका दी हो, जहां पर आपका बैक्टीरियोलॉजी खत्म हुआ हो वहां पर ओवरव्यू की पीडीएफ कर दी थी मैंने। चलो, हाँ ठीक है कुलदीप, नॉर्मल वैल्यू पे क्लास ले लेंगे ना। जिस जो भी क्लास आपको लगता है कि ये क्लास होना चाहिए, तो आप मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप वाला जो अपना नंबर है उस पर आप मैसेज डाल दो, अपन को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास काफी टाइम है ना। दिनेश सर भी दिनेश सर ने भी आपसे बोल रखा है, जो भी टॉपिक आपको लगता है, जो भी टॉपिक आपको अगर दिनेश से सर से पढ़ना हो तो दिनेश सर का बोल देना कि सर आप पढ़ा दो, या मेरा आपको लगता है कि सर आप पढ़ा दो ये टॉपिक, तो दोनों फैकल्टी में से कोई भी फैकल्टी आपको क्लास डेली अपनी फिर डाउट सेशन की क्लास चलेगी चलेगी ना। चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा, नोट्स और वीडियो दोनों ही देख लूंगा। ठीक है, पैरासाइट लर्न नहीं हो रहे हैं राखी ने लिखा, तो ठीक है राखी, अपन और मैं इस पे और ट्रिक बना के एक आध दिन अपन पैरासाइट की क्लासेस रख लेंगे ना। वैसे मैंने बहुत सारी ट्रिक बनाई है और बना लेंगे अपन। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट अब आपको आधे घंटे में ही मिल जाएगा, है ना। मैं एक बार चेक कर लूंगा, मेरी टीम से कोई मिस्टेक हुई होगी, है ना। मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था 3 दिन से लगातार, थोड़ा घर में एक फंक्शन था तो। चलो मैं चेक कर लूंगा ना। चलो तो फिलहाल 1 जून से आमीन ने लिखा है, 1 जून से टेस्ट सीरीज का, तो आमीन। कुछ स्टूडेंट ने ये बोला है कि सर आप जो लाइव टेस्ट चलते थे, लाइव टेस्ट में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अपन ने जैसे ही सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिखते नहीं है, फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक नहीं दिखते। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है कि सर आप प्रैक्टिस वाले ही टेस्ट अपलोड करो। तो प्रैक्टिस वाले आप देखो, 50 टेस्ट का आज मेरी टीम ने अपलोड किया था, एक टेस्ट अभी नाइट में अपलोड हो जाएगा। लेकिन लगातार एक साथ 3-3 4-4 टेस्ट अपलोड करके 50-50 का इसलिए। हाँ, इसका मुझे आप लोग बता दो, देखो लाइव टेस्ट जो होता है इसमें एक बार सबमिट करने के बाद आपको क्वेश्चन तब दिखते हैं जब आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपको लाइव टेस्ट ही चाहिए, या फिर जो प्रैक्टिस वाले आप देख रहे होगे, तो अभी 50 क्वेश्चन आज अपलोड हुए थे। तो 50 क्वेश्चन वाले में क्या रहता है, आपने क्वेश्चन पढ़ने के साथ दोबारा आपको उनके आंसर देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को बार बार पढ़ने को मिल जाती है। लाइव टेस्ट में थोड़ा बाद में मिलता है अपन को क्वेश्चन के आंसर वगैरह। देखो दिया नहीं लिखा है प्रैक्टिस, है ना। चलो अभी कुछ दिन अपन प्रैक्टिस वाले चलने देते हैं, पहले प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट में वैसे आपके लिए ज्यादा फायदा है, प्रैक्टिस टेस्ट में फायदा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें कोई डाउट होगा तो आप वेट नहीं करोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आपको वेट नहीं करना। आपने जैसे ही सबमिट किया उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है ना।
बाकी लैब टेस्ट अपने अगर संडे संडे चलते रहे तो मेरे ख्याल से सही है, संडे संडे अपन लैब टेस्ट चला ही रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बार टेस्ट रख लिया करें अपन, एक हफ्ते में 2 टेस्ट, ठीक है। हाँ मुन्ना ने देखो देखो मुन्ना ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लैब टेस्ट रहता है उसका एक बहुत बड़ा लॉस है कि उसमें एक बार ही टेस्ट दे पाते लैब टेस्ट में। और जो अभी क्विज डाल रहे हैं उसमें क्या रहता है कि आप 2-3 बार भी टेस्ट करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो ना। प्रैक्टिस टेस्ट में ये, प्रैक्टिस टेस्ट में और लाइव टेस्ट दोनों में ये अंतर है, लाइव वाले को सिर्फ आप एक ही बार दे के देख सकते हो। मिक्स वाले क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे हैं, बिल्कुल रेशमा, मिक्स वाले क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं। ठीक है, चलो अपन इस टॉपिक पे अपन और डिटेल में कल परसों बात कर लेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल कुछ प्रैक्टिस टेस्ट तो मैं डलवाई देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको जैसा लगेगा फिर अपन करेंगे। आपके फीडबैक पे ही चल रही भाई क्लास, आप जैसे जैसे फीडबैक देते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, आप पहले कुछ दिन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करके देखो, आपको ऐसा लगता है कि लाइव टेस्ट ही होना चाहिए डेली तो अपन वो भी कर सकते हैं। लाइव टेस्ट में बहुत ज्यादा इतना ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ उतना मालूम हो कि कितने स्टूडेंट आपसे आगे जा रहे हैं, कितने पीछे जा रहे हैं। तो वो हफ्ते में एक बार या 2 बार भी या हो जाए तो इतना सफिशियंट है, डेली डेली देखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में आपकी ये वाली प्रैक्टिस टेस्ट से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, थोड़ी सी छोटी रखी थी मैंने आज की क्लास। कल अपन 5 बजे भी क्लास रखेंगे, 7 बजे भी क्लास रखेंगे, है ना। पॉसिबल हुआ तो ओवरव्यू अपन पैरासाइटोलॉजी का एक ओवरव्यू करेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि सर याद नहीं हो रहा है, तो अपन और थोड़ी बहुत मैं कोशिश करूंगा ट्रिक बनाने की, तो अपन एक बार ओवरव्यू की क्लास में इसमें और कुछ चीजें ऐड हो सकी तो अपन ऐड करके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी आज के लिए मुझे इजाजत दो भाई, मिलते हैं अपन कल 5 बजे। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।